नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल होम्योपैथी अनलाइटेंड में। आज जो हम एक रेमेडी पढ़ेंगे वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज नहीं होती है। ये एक मेटल है, धातु है। तो पर जो मेरी केस स्टडी है, जो होम्योपैथी स्टडी करने का तरीका है, उसमें मैं इस तरह से नहीं लेता हूं कि ये एनिमल रेमेडी है तो इसके ये कैरेक्टर होंगे, ये प्लांट रेमेडी है तो ये कैरेक्टर होंगे, और ये अगर मेटल है तो ये कैरेक्टर होंगे वगैरह वगैरह। इस किस्म के स्टडी मेरी इसमें नहीं होती है। तो जो सिम्टम रिपर्टरी के अंदर, मेट्रिया मेडिका के अंदर दिए हुए हैं, मैं उन्हीं को सूक्ष्म स्तर पर समझने की कोशिश करता हूँ। अभी तक मैंने रेमेडीज़ को ग्रुप के हिसाब से या पीरियोडिक टेबल के हिसाब से या उनकी फैमिली, उनके ऑर्डर वगैरह, स्पीसीज वगैरह के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन नहीं किया है। तो शायद फ्यूचर में कभी कर पाएँ। मुझको अभी वो लगता है कि वो कुछ ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं है। उसमें कुछ हद तक तो थोड़ा बहुत आपको एक इशारा मिल जाता है कि वो दवाई हो सकती है उस ग्रुप से, पर वो एग्जैक्ट सिमिलिमम तक कितना पहुंचाती है अभी मुझे उसकी जानकारी नहीं है। तो जो ये दवाई हम पढ़ेंगे इसका नाम है एल्यूमिना। तो एल्यूमिना, वो मैं इसको लिख लिया है, जो भी मेरे को समझ आई, जो इतने साल के अनुभव से मैंने समझा है, उसको मैं पहले पेपर पे लिखता हूँ, ताकि जब हम लेक्चर दें, वीडियो बनाएं, तो उसमें कोई चीज़ छूट ना जाए। तो जो ये मेडिसिन है, इसका जो व्यक्ति होता है, यानी व्यक्ति कहें उसको, पेशेंट कहें, यानी एल्यूमिना को एक हम व्यक्ति या पेशेंट मान के चलते हैं। तो एल्यूमिना वो व्यक्ति है जो बीमार पड़ने से पहले अपने आप को एक महान मतलब ग्रेट, जैसे औरों से श्रेष्ठ व्यक्ति समझता है। तो यानी एल्यूमिना की पर्सनैलिटी ऐसे लोगों से शुरू होती है जो ऑलरेडी दबे कुचले हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो वो उनकी पर्सनैलिटी एल्यूमिना की तरफ नहीं जाती है। तो क्योंकि प्री कंडीशन चीज़ें होनी चाहिए, जैसे पानी से आप मकान नहीं बना सकते, उसके लिए आपको ईंट, गारा, सीमेंट वगैरह वगैरह चाहिए। ऐसे ही आप बर्फ़ से आप ज्वेलरी नहीं बना सकते, उसके लिए गोल्ड वगैरह कुछ ऐसा मेटल, ठोस मेटल चाहिए। इसका मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर गुण वाले लोग विशेष हालातों में इस ढंग से बदल जाते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो एल्यूमिना के रोगी होते हैं, आमतौर पर वो पहले स्वयं को ग्रेट, महान समझने वाले लोग होते हैं, और वो जब ऐसे हालात में आते हैं तब उनमें एल्यूमिना के लक्षण पैदा होते हैं। तो इसमें जो रूब्रिक दिया है, डेल्यूजन ग्रेट पर्सन इज ए, यानी वो एक महान व्यक्ति है। तो जो मेट्रिया मेडिका है हमारा, उसमें बहुत सारे जो रूब्रिक हैं जो मैं आज समझाया है, उसी भावना की पुष्टि करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझको कोई खास अपने ढंग से समझना होता है चीज़ों को। जो ऑलरेडी रिपर्टरी में, मेट्रिया मेडिका में लिखा हुआ है, उसी को मैं समझकर आपको समझाता हूँ और उसी का प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ, क्योंकि हम लोग प्रूविंग नहीं करते हैं। तो मेट्रिया मेडिका में जो उपस्थित विभिन्न रूब्रिक हैं, उसकी इसी भावना की पुष्टि करते हैं, और उनमें से कुछ मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। ardent, audacious, barking like a dog, contemptuous, defiant, delusion, enlarged body is parts of body, especially neck. Delusion, large parts of body seems too large. Obstinate, headstrong, resist wishes of others. Expensive, too demonstrative, growling like a dog, grumbling, haughty, jesting, trifles with everything, meddlesome, importunate, recognizing, not recognize, does relatives his, striking, desire to strike, violent,
वाइवेशियस। तो जितने भी ऊपर रूब्रिक बनाए हैं, जो बोले गए हैं, मैं उनको थोड़ा सा समझाता हूं कि इन रूब्रिकों का मतलब क्या है। जब एक एक रूब्रिक का इसेंस हम समझ लेंगे तो एल्यूमिना की एक पिक्चर, एक पर्सनैलिटी हमारे दिमाग में आ जाएगी। तो जो उस पर्सनैलिटी का रोगी आएगा तो हम तुरंत ही उसको देखते ही पहचान पाएंगे। पहला रूब्रिक मैंने लिया था डेल्यूजन ग्रेट पर्सन इज ए, मतलब कि वो एक महान व्यक्ति है। तो अब इसमें ग्रेट शब्द सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको समझते हैं। तो ग्रेट पर्सन वो व्यक्ति होता है जिसके पास कुछ असाधारण योग्यताएं, असाधारण क्षमताएं, गुण, ताकत, लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी वगैरह कुछ खास विशेषता है जो औरों के पास नहीं है, केवल इसके पास है। तो वो अपने आप को दूसरों से ऊपर और उनसे अधिक सामर्थ्यशाली समझता है। कैसे? रूब्रिक दिया हुआ इसमें, डेल्यूजन एनलार्ज्ड, बॉडी इज, पार्ट्स ऑफ बॉडी एनलार्ज्ड। दूसरा रूब्रिक है डेल्यूजन लार्ज, पार्ट्स ऑफ बॉडी सीम्स टू लार्ज, मतलब उसकी जो ये अनुभूति है, उसके अंग के जो शरीर है, शरीर के जो अंग हैं वो बड़े हैं। तो ये भौतिक स्तर पर नहीं है बल्कि सूक्ष्म स्तर पर है। उसको ये नहीं लगता कि उसका हाथ घुटनों से नीचे पैर तक चला गया है, उसकी आंखें बहुत बड़ी फैल गई हैं, ऐसा नहीं लगता है उसको। पर उसकी जो विशेषता है उस गुण की, उस अंग की, वो ज्यादा है औरों से। तो अब मैं इसको थोड़ा सा बताता हूं, सूक्ष्मता क्या होती है। सामान्यतः रिपर्टरी में एक रूब्रिक को समझने के लिए पहले हम उसके स्थूल अर्थ, मतलब जो ग्रॉस मीनिंग है, जो हम सामान्य भाषा में समझते हैं, उसके उपरांत उसका लाक्षणिक अर्थ समझते हैं, मतलब जो रूब्रिक के हिसाब से दिया गया है। क्योंकि हम मनुष्य को उसके सकल रूप में समझते हैं। जो भी रूब्रिक है, जो शब्द है, उसको हम उसके जो सूक्ष्म, जो ग्रॉस रूब्रिक है, उसको समझते हैं। जैसे पानी, तो पानी को ही समझते हैं। खाना है तो खाने को समझते हैं, श्वसन है तो श्वसन को, बोलना है तो बोलने को। तो ये हम जो डेली भाषा में समझते हैं वो हम समझ पाते हैं। उनका पीछे सूक्ष्मता क्या है वो हमारे दिमाग में कभी आती नहीं है। तो हालांकि मनुष्य 35 करोड़ विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का सुरीला संगम, सुरीला बल्कि नहीं, हार्मोनियस इंटीग्रेशन है ये, जो कि एक दूसरे से तालमेल बिठाकर चलती हैं सारी ऊर्जाएं। यानी जो हमारा शरीर बनता है उसमें 35 करोड़ किस्म की अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर काम करती हैं। इसका मतलब है अतः जो सारी अनुभव, भावनाएं, हमारी क्षमताएं, प्रतिक्रियाएं, इन्हीं विभिन्न ऊर्जाओं की क्रियाशीलता का परिणाम होते हैं। तो अतः एक रूब्रिक को समझने के लिए हमें उसके हर शब्द का सूक्ष्म अर्थ, जैसे कि वह गूंज है जो कि उसके अंदर छुपी ऊर्जा की ओर इशारा करती है, तो यानी उस शब्द का जो सूक्ष्म मतलब जो निकलता है उसको समझना होता है। जैसे उदाहरण के लिए जो हमारे रिपर्टरी में दिए हुए हैं, मूत्र यानी यूरिन, खांसी, श्वास मतलब रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, पसीना यानी पर्सपिरेशन, नींद स्लीप, जागना अवेकनिंग, ऐसे बहुत सारे भौतिक स्तर पर शब्द हैं जो हमारे माइंड सेक्शन में दिए हुए हैं, पर उनको इस ग्रॉस रूप में नहीं लिया जा सकता, उनको सूक्ष्म ही रूप में लेना होगा, तभी हम दवाई को और उस रूब्रिक को अच्छे से समझ पाएंगे। अतः अगर हम मनुष्य को विभिन्न ऊर्जाओं के तालमेल से उत्पन्न जीवांत रूप समझें, जिससे वह एक रूहानी ताकत चला रही है, तो विभिन्न रूब्रिकों के सूक्ष्म अर्थ को आसानी से समझ पाएंगे। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर हमें ये समझ जाए, जो शरीर हमारा दिख रहा है, तो ये तो आपको दिख ही रहा है, तो इसको कहते हैं स्थूल बॉडी, ग्रॉस बॉडी। तो ये हार्ड मांस खून वगैरह का बना हुआ शरीर है। तो पर
इसके अंदर जो शक्ति है, जो 35 करोड़ शक्तियां मैंने बताई हैं, वो कार्य करती हैं, तब ये स्थूल शरीर कार्य करता है। अदरवाइज तो जब आदमी की मृत्यु होती है उस समय शरीर तो एक क्षण बाद वैसा का वैसा ही रहता है, परंतु उसमें से वो शक्तियां चली जाती हैं। तो इसका मतलब है कि शरीर नहीं काम कर रहा है, वो शक्तियां इस शरीर से काम करवा रही हैं। तो उन शक्तियों की कार्य प्रणाली में इसका मतलब है कि जो भी गड़बड़ आई है भौतिक शरीर में, वो उन सूक्ष्म शक्तियों की कार्य प्रणाली के अंदर गड़बड़ी होने के कारण आई है, जिसको हैनुमान साहब डीअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स कहते हैं। तो वो जब वाइटल फोर्स एनर्जी है, गड़बड़ी भी उसी एनर्जी के लेवल पे है, तो जो कुछ उससे संबंधित फंक्शनिंग है वो भी उसी सूक्ष्म स्तर पर होगी, और उसके लिए इलाज देने के लिए जो शक्ति हम देंगे, दवाई देंगे, वो भी सूक्ष्म स्तर की ही होगी। तभी दोनों का आपसी तालमेल बनेगा और बीमारी ठीक हो पाएगी। इसलिए हर रूब्रिक को सूक्ष्म स्तर पर समझना जरूरी है, परफेक्ट सिमिलिमम मिलेगा नहीं। तो अब रूब्रिकों को समझकर हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम हाई पोटेंटाइज मेडिसिन का इस्तेमाल क्योंकि करते हैं, तो ये औषधियां और कुछ नहीं है बल्कि सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा है, एनर्जी है। तो दोनों सूक्ष्म स्तर पर, यानी वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट और मेडिसिन का डिरेंजमेंट, मेडिसिन की क्वालिटी दोनों सूक्ष्म स्तर पर ही मिलेगी, तभी सिमिलिमम बन सकता है। तो उपयुक्त रूब्रिकों से हम ये समझते हैं कि शरीर विभिन्न अंगों की क्षमता सामान्य मनुष्य के अंगों की क्षमता से बहुत अधिक होती है। मतलब जो एल्यूमिना का पेशेंट है वो ये समझता है कि जो और लोगों की क्षमता है उससे मेरे अंगों में, ऑर्गन्स में, बॉडी पार्ट्स में ज्यादा कैपेसिटी है जो उनके पास नहीं है। तो ये विशेषता होगी इसकी, इसीलिए वो ग्रेट समझता है। जो जिस तरह एक कहावत है, जैसे अब इसको सूक्ष्म रूप पे कैसे समझेंगे कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अब कानून तो कोई इंसान नहीं है ना जिसके हाथ पैर नाक कान होंगे, तो कानून तो एक शब्द है, एक व्यवस्था है, तो उसके हाथ कहां से आ गए? तो इसका मतलब हाथ ये वाले हाथ नहीं है जो हम कह रहे हैं, यानी जो हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। तो पर ये जो शरीर का अंग है ये वो काम करता है जो कानून के हाथ लंबे होते हैं, उसके जो शक्ति है, जो क्षमता है, तो दोनों में समानता है। तो हाथ हमारे शरीर का अंग है, इसलिए जिसका इस्तेमाल हम किसी वस्तु को पकड़ने के लिए करते हैं, अपनी शक्ति से अपने हाथ में ले लेते हैं, मतलब कि वो हमारे सामर्थ्य के हिसाब से चलेगी, यानी हम उसको चला सकते हैं। तो इस कहावत का ये मतलब है कि कानून के पास इतनी ताकत है कि उससे कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है। और ये बात हमको आसानी से समझ भी आती है, हर इंसान को समझ आती है। एक दिन वह उन एजेंसी के द्वारा पकड़ा ही जाएगा, यानी जो भी अपराधी है तो वो कानून की गिरफ्त से कभी ना कभी आ ही जाएगा उसके अंदर। तो जो कानून के लंबे हाथों को दर्शाता है, हालांकि कानून मनुष्य नहीं है जिसके हाथ हों, वह तो एक नियम लागू करने वाली संस्था है, पर उनके अंदर दूसरों को पकड़ने की जो क्षमता है उस क्षमता को हाथ कहा गया है, तो वो बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि फिजिकल हाथ नहीं रहा, सूक्ष्म हाथ की बात हो गई। तो इसी तरह जो भी वर्ड्स यूज किए गए हैं रिपर्टरी में ग्रॉस लेवल पे, जैसे हाथ, नाक, कान, नींद, भूख, प्यास वगैरह, सेक्स, बेंचेस, उन सब का अर्थ सूक्ष्म स्तर पर ही आपको समझना होगा। तो इसी प्रकार शब्दों के अर्थ को हम एल्यूमिना के रूब्रिकों पर भी लागू कर सकते हैं, और ये नियम औषधि के प्रत्येक रूब्रिक में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एल्यूमिना का जो है कि उसके अंग में बहुत बड़े हैं, इसका मतलब हुआ कि उसके पास ज्यादा शक्ति है। और वह अन्य, जब हम यह कहते हैं कि एल्यूमिना रोगी के अंग एनलार्ज्ड हैं, तो इसका मतलब होता है कि अगर उसके हाथ एनलार्ज्ड हैं तो उसका मतलब हुआ कि जितने पहले थे, जितनी शक्ति उसके पास पहले थी, अब उसके पास और भी ज्यादा शक्ति आ गई है। यानी एनलार्ज का मतलब एक छोटी चीज को बड़ा करना, जैसे हम फोटो को एनलार्ज करते हैं, तो उसका मतलब पहले छोटी थी तो फिर बाद में बड़ी करी गई है।
तो इसका मतलब हाथ एनलार्ज्ड है का मतलब है कि उसके पास अब शक्ति, पहले से ज्यादा उसमें शक्ति आ गई है। तो दूसरा रूब्रिक है बार्किंग लाइक ए डॉग। तो बार्किंग माने जैसे कुत्ते की तरह भौंकना। तो अब वो, इसका मतलब सबके ऊपर कुत्ते के समान भौंकता है। तो अर्थात वह किसी को भी महत्वपूर्ण नहीं समझता है, बल्कि दूसरों को अपशब्द कहना, उनकी बेइज्जती करना वो अपना अधिकार समझता है। वह उन्हें डांट सकता है, उनका तिरस्कार सकता है, उन्हें नीचा दिखा सकता है। कुत्ते की तरह भौंकने का मतलब है कि वो हर वक्त दूसरों को डांटता डपटता ही रहता है, बिना वजह भी। इसीलिए दूसरे लोग कहते हैं यार ये तो कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। तो हालांकि वो कुत्ता नहीं है, कुत्ते की तरह भौंकता है वो। दूसरा एक रूब्रिक है ग्राउलिंग लाइक ए डॉग। ग्राउलिंग होता है गुर्राना, यानी जो उसके अंदर भावना है, उसको एक नेगेटिव फीलिंग है, उसको प्रकट करना। तो गुर्राना जैसे कुत्ते ऐसे करके गुर्राते हैं ना, वो जब किसी चीज को देखते हैं तो सामने वाले को वो थ्रेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, डराने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसी तरह इसके मन में जो भाव हैं, नेगेटिव भाव हैं, तो वो भी सामने वाले को ये दर्शाता रहता है, उनको एक किस्म से डांट डपट के ये करता रहता है। तो गुर्राना जो होता है एक किस्म से गुस्से में शिकायत करना, और उसने गुर्राते हुए उत्तर दिया जैसे हम बोलते हैं। तो एल्यूमिना अपना हक समझता है। क्यों हक समझता है? क्योंकि वो ग्रेट पर्सन है और उससे श्रेष्ठ है, इसलिए दूसरों को डांटना डपटना, उनको गाली गलौज करना, उसको अपने अंडर रखना, ये सब उसको अपना अधिकार मानता है। तो इसीलिए इसको कहा कि बार्किंग लाइक ए डॉग। एक और रूब्रिक है डेफाइंट। डेफाइंट का मतलब होता है कि जो किसी भी अधिकारी, किसी भी एक हायर अथॉरिटीज को मानता नहीं है, उसका एक किस्म से बिल्कुल खुलकर विरोध कर देता है। क्यों कर देता है? अब खुल के विरोध कब करेगा? जब वो व्यक्ति अपने इरादे का पक्का होगा, अपने को कुछ ताकतवर समझता होगा, तभी एक ताकतवर यानी चीज यानी अथॉरिटी से वो टक्कर ले रहा है, तो उसके ऑर्डर को मान नहीं रहा, उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहा। तो इसको कहते हैं ढीठ और साहसी। तो वह आधिकारिक लोगों, संस्था, अर्थात वो बल, संस्था क्या होती है? वो बल जो अपने अनुसार व्यवहार करने के लिए आपको बाध्य करे, उसको अधिकारी कहेंगे या संस्था कहेंगे। मजबूर करे कि इसकी बात वो नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो अपने बल पे चलना चाहता है, क्योंकि वो खुद श्रेष्ठ है। तो एक नौकर खुलेआम अपने मालिक का कहना मानने से इनकार कर देता है। मतलब वह मालिक के प्रभुत्व यानी जो उसका डोमिनेशन है, अथॉरिटी है, उसको वो स्वीकार ही नहीं कर रहा है। तो अगर इसे सूक्ष्म स्तर पर समझा जाए तो डेफिएंट व्यक्ति काबू में करने वाली जो बीमारी है, यानी ऐसी बीमारी जो उसको काबू में कर सकती है, यानी पावरफुल है बीमारी, पावरफुल हालात हैं, या कोई ऐसा इंसान है जो बहुत पावरफुल है, उससे ये उसके सामने भी झुकना पसंद नहीं करता, उसका विरोध करता है। अब वो अलग बात है कि सामने वाला अधिकारी, सामने वाले पावरफुल शक्ति इसको और ज्यादा पावर लगा के अपने अंदर कर ले, ये एक अलग विषय है। तो यानी वो अपने से उसको दूर हटा देना चाहता है, जो भी अथॉरिटी होती है, और अपनी जिंदगी अपनी मन मर्जी से जीना चाहता है। उदाहरण देता हूं मैं इसका, मैं इस तरह नहीं जीऊंगा जैसे तुम कह रहे हो, मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, यह बीमारी मुझ पर काबू नहीं पा सकती, मैं इसका इलाज करके छोड़ूंगा। यानी अगर उसको लग रहा है कि कैंसर है, उसको मर जाएगा, डॉक्टर ने बताया भी बड़ा खतरनाक होता है, हो गया कैंसर, मैं देखता हूं कैंसर क्या होता है, मैं अब इसका इलाज कराऊंगा, हजारों दवाइयां हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अरे मेरे सामने क्या कैंसर। तो ये डेफाइंट हुआ। तो मतलब मूल बात यह है कि कोई भी मुझ पर काबू नहीं कर सकता, शासन नहीं कर सकता कोई भी, मैं जैसा चाहूंगा वैसा जीऊंगा। तो डेफिनेट ढीठ स्वभाव यह दर्शाता है कि वो अपने आप को बहुत महान और शक्तिशाली समझता है। मतलब वह व्यक्ति जो किसी से दबना नहीं चाहता, उसको डेफिनेट कहते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे उसकी बीमारी या कोई हालात हो। एक और रूब्रिक दिया हुआ था इसमें, ग्रम्बलिंग, भुन भुनाता रहता है ना आदमी से, ऐसे करता रहता है, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ।
तो ये बुरे मिजाज में शिकायत करना दूसरों की, तो मतलब लगातार वो ये कहते रहना कि आप कोई चीज पसंद नहीं है। उदाहरण जैसे जो छात्रावास यानी हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स हैं, वो हमेशा उन्हें जो खाना दिया जा रहा है उसके जो घटिया स्तर है उसके लिए देखकर कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। अरे ये क्या खाना बना दिया, ये क्या है, दूध पानी इतना डालते हैं, सब्जी में नमक नहीं होता, ये दाल है बिल्कुल पानी बना दी है, खाने में कोई नहीं है, कोई सफाई नहीं है। तो ये ऐसे बड़बड़ाते रहते हैं वो अपने, क्योंकि उनको वो चीज स्टैंडर्ड पसंद आ नहीं रहा है, पर वो इतने पावरफुल भी नहीं है कि अथॉरिटी से सीधा जाके कह दे। तो भुनभुनाना भी उनकी एक डिसकॉन्टेंटमेंट को दिखाता है और वो दर्शाते रहते हैं। नहीं तो डिसकॉन्टेंटेड हो और अगर अधिकारियों से डरने की बात सामने आए तो फिर वो इस किस्म के सबके सामने नहीं बुड़बुड़ाएंगे, चाहे उनको वो खाना अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो इनको बुड़बुड़ाना तभी होता है जब आप सामने वाले अथॉरिटी को बिल्कुल चैलेंज कर रहे होते हैं। तो भुनभुनाने माने ग्रम्बलिंग वाला व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है और आधिकारिक संस्था से शिकायत नहीं करता वो, क्योंकि उसमें उतनी हिम्मत नहीं होती है, पर वह स्थिति को वैसे का वैसा स्वीकार भी नहीं कर पाता है। तो ये दर्शाता है कि वे अपने को बहुत महान समझता है और वह शक्तिशाली है नहीं, समझता है पर उसमें उतनी शक्ति नहीं है। अगर शक्ति होगी तो सीधा हॉस्टल अथॉरिटीज को जाके कहेगा और ये क्या खाना बना है, खाना सही बनाओ, खाना खराब है। पर वो उनको नहीं कहता, वो अपने मन में अपने यार दोस्तों के साथ ही कुछ ना कुछ उसके बारे में बुड़बुड़ाता रहता है कि ये खाना अच्छा नहीं है, वैसा अच्छा नहीं है, इतने पैसे लेते हैं, अच्छा खाना नहीं देते, टाइम से नहीं देते, ऐसे तो जानवरों को भी खाना नहीं मिलता, ऐसे कुछ भी जो उसके मन में आ रहा है। पर यही बात अगर उसको इसका सोल्यूशन चाहिए होता तो यही बात सीधा अथॉरिटीज को या तो मुजाबानी या लिख के देता, वो होता शक्तिशाली। तो पर वो नहीं है, इसलिए बुड़बुड़ाने वाले लोग शक्तिशाली बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, पर उस हालात को जिसमें वो रह रहा है उसको स्वीकार भी नहीं करते हैं। वो हमेशा अपना असंतोष जाहिर करते रहते हैं। एक और रूब्रिक है इसमें, हॉटी। हॉटी एक घमंडी जैसा व्यक्ति होता है जो अपने आप को कुछ समझता है और दूसरों को समझता नहीं है, वो अपनी बात पे अड़ जाता है जैसे कहना चाहिए। तो ये एक अहम से भरा हुआ व्यक्ति है, अभिमानी और खुद को दूसरों से बेहतर समझने वाला व्यक्ति। जब वो समझ जाएगा कि जो बात वह कह रहा है गलत है, यानी उसको खुद को लग गया है कि मैं जो कर रहा हूं या कह रहा हूं वो गलत है, तब भी वो उसको ये एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं गलत हूं, अपना रूट नहीं बदलेगा, अपनी बात को नहीं बदलेगा, अपना स्टैंड नहीं बदलेगा, परंतु उसको ये स्वीकार नहीं करेगा कि वो गलत है। अपनी बात को हर तरह के गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपनी उस गलत बात को सही सिद्ध करने की कोशिश करेगा। जैसे किसी को उससे परेशानी हो रही है, तो उसको लग रहा है कि परेशानी हो रही है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, पर अगर वो एक्सेप्ट करता है उसको कि हाँ उसकी वजह से परेशानी हो रही है, तो वो सामने वाले की निगाह में थोड़ा छोटा हो जाता है, यानी एक किस्म का झुका हुआ प्रतीत होता है। इसलिए वो उसका कुछ ना कुछ सिद्ध करता है कि नहीं नहीं ये जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है। तो इस तरह का जो स्वभाव है फिर ये दर्शा रहा है कि वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है, उनके आगे झुकना नहीं चाहता है वो, और किसी भी प्रबल शक्ति से हार नहीं मानना चाहता। इसीलिए तो बुड़बुड़ा रहा है वो, इसीलिए अपनी गलत बात को भी गलत नहीं सिद्ध होने देना चाहता, उसको अपने आप को सत्य ही बनाए रखना चाहता है। एक और रूब्रिक इसमें, एक्सपेंसिव टू एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव माने विस्तृत, फैला हुआ, ऐसे। तो ये शब्द उस व्यक्ति या उसके स्वभाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब वो बहुत रोचक और मित्रतापूर्वक बातें करता है, यानी खुल के विस्तार से बातें करता है। तो खुल के विस्तार से बातें एक प्यार भरे वातावरण में ही हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े में खुल के बातें नहीं होती हैं, वो बातें टुकड़ों में बटी होती हैं। कभी कुछ बोलता है तो इंसान कभी दूसरे उस पर बोलता है, और वो बहुत लंबे समय तक नहीं हो सकती है एक ही बात को। तो बहुत खुल के अपने मन की बात को हम एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही बोल सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एक रूब्रिक और है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव माने किसी चीज का प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति, यानी जो भी अपनी प्यार भरी भावनाओं को दूसरे के सामने दिखाना। टू डिमॉन्स्ट्रेटिव है पूरा रूब्रिक। टू माने जरूरत से ज्यादा, जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा।
तो सामान्य से अधिक, उस जितने की आवश्यकता है उससे ज्यादा दिखाना। यानी अगर उसको आई लव यू एक बार कहने से काम चलता है, तो पर वो हाँ आई लव यू, ओ श्योरली आई लव यू, उसको एक री इन्फोर्स कर रहा होता है अपनी उस भावना को कि ये आप समझ लें। अब कोई भावना को री इन्फोर्स क्यों करेगा? क्योंकि वो अपनी छाप उस पर छोड़ देना चाहता है किसी तरह से। वो नहीं, ये नहीं चाहता कि सामने वाले को मेरे इस भावना का पता ना लगे। यानी एक एफर्ट है अपनी स्टैंप दूसरे के ऊपर छोड़ लगा देने का। तो एल्यूमिना अपना बर्ताव, अपनी भावनाएं बिना किसी झिझक सबके सामने प्रकट करता है। उसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। यह तभी हो सकता है कि जब उसे किसी का भी कोई डर ना हो। अगर किसी को कहना है कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं, तो बहुत से जो टिमिड लोग होते हैं वो प्यार करने के बावजूद भी झिझकते रहते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं। तो ये सब कहना, अपनी भावनाओं को खुल के प्रदर्शित करना, पॉजिटिव भावनाओं को या नेगेटिव भावनाओं को, एक साहस का काम है। तो ये फिर ऊपर वाले जितने भी रूब्रिक बताए उन्हीं से मिलता जुलता भाव रखता है कि एल्यूमिना स्वयं को ज्यादा पावरफुल, ज्यादा अच्छा, शक्तिशाली समझता है औरों के मुकाबले। एक और रूब्रिक है इसमें, मेडलसम। मेडलसम मतलब होता है कि दूसरे के कामों में हस्तक्षेप करना, अपनी टांग अड़ाना दूसरे के कामों में। अब आप टांग तभी अड़ाओगे जब आप को ये डर नहीं होगा कि सामने वाला मेरे को दो ठुड्डे मार के भगा देगा। तो आप शक्तिशाली खुद को समझोगे तभी छोटों के बीच में टांग अड़ाओगे। बड़ों के बीच में तो नहीं, जहां खतरा होगा वहां नहीं अड़ा सकते आप टांग। तो मेडलसम माने हस्तक्षेप करने वाला, दखल देने वाला। तो वह व्यक्ति जो दूसरों के निजी मामलों में, जहां उसका कोई अधिकार भी नहीं है या उसकी जरूरत भी नहीं है, तो वहां दखल अंदाजी करता है। आप जैसे कोई आप मरीज देख रहे हो, तो दूसरा कोई सामने वाला मरीज बैठा होगा, कोई और जानकार, तो वो आप ही को दवाई बताना शुरू कर देगा कि डॉक्टर साहब आप ऐसे इलाज करिए, आप वैसे इलाज करिए। या मरीज को सामने करने लगेगा कि भाई डॉक्टर साहब को तू ये बता, डॉक्टर साहब को वो बता। ये डॉक्टर साहब तो 4 बार कह रहे हैं, पर मैंने तो देखा 3 बार में ही दवाई का असर हो जाता है, 1 बार में हो जाता है। तो मैं उससे किसी ने पूछा नहीं है, वो अपनी मर्जी से उसमें घुस गया। तो ये तभी होता है जब वो औरों से अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ समझ रहा हो। इम्पॉर्चुनेट, इनका हिंदी मतलब होता है आग्रही, दुराग्रही, लगातार कहकर खींच दिलाने वाली, मिन्नत करने वाला। वह एक एग्जाम्पल है, वह एक दुराग्राही भिखारी है, वो एक दुराग्राही साहूकार है। अब ये दोनों शब्द क्या दर्शाते हैं? तो वह दूसरे के मामले में अपनी टांग घुसेड़ता है, टांग अड़ाता है, नाक घुसेड़ता है, तो चाहे उसमें उसका हक बनता है या नहीं बनता। अतः ये दर्शाता है कि उसके विचार में वह दूसरों से ऊपर है, तभी तो अपनी टांग घुसेड़ेगा, तभी तो उनको सजेस्ट करेगा या रोकेगा। तो अन्य रूब्रिक जैसे स्ट्राइकिंग, डिजायर टू स्ट्राइक और वायलेंट एस्ट्रेक्सा भी यही दिखाते हैं कि वो एल्यूमिना रोगी अपने को दूसरों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझता है। तो इतने सारे रूब्रिक से हमें समझ आया कि अब इतने सारे रूब्रिक समझने की जरूरत नहीं है, ये तो एक एक्सप्रेशन है उसकी एक ही भावना के कि वो अपने को औरों से ग्रेट समझता है। तो जब ग्रेट समझता है तो उसका बिहेवियर उसी भावना से कार्यान्वित होगा। तो उसमें ये चीजें आएंगी कि वो हट्टी होगा, दबंग होगा, अपनी बात को सुनेगा नहीं, दूसरे के मामले में टांग अड़ाएगा, वगैरह वगैरह। तो एक इन सब बातों से एक ही चीज छोटी सी समझ आई कि एल्यूमिना का रोगी जो होता है वो अपने को औरों से ज्यादा श्रेष्ठ समझता है। तो इसलिए 20 रूब्रिक लेने की जरूरत नहीं होती है। एक और रूब्रिक है वाइवेशियस। वाइवेशियस होता है प्रफुल्लित, फुर्तीला, सजीव। तो वह हर चीज का पूरी तरह से आनंद लेता है। अब एक टिमिड आदमी आनंद नहीं ले सकता ना, तो झिझक में मर जाता है। तो आनंद लेने के लिए आप एक बोल्डनेस होना जरूरी है। तो आपका शर्मिला स्वभाव ना हो तभी आप आनंद ले सकते हो। तो वो आनंद लेता है क्योंकि वह साहसी है और किसी भी प्रकार की आपदा, विपत्ति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसकी यह धारणा है कि वह ताकतवर, प्रफुल्लित,
दूसरों से महान है तब तक रहती है जब तक कि कोई और शक्तिशाली दबाव या रुकावट उसके सामने आकर नहीं खड़ी हो जाती। जब उसको विरोध किया जाता है सामने से एलिमिना पेशेंट को, तब उसकी सारी अकड़ निकल जाती है। यहीं से फिर उसके अंदर एलिमिना की बीमारी शुरू होती है। तो किसी बीमारी के रूप में जो किसी भी तरह उपचार से नहीं सही हो रही होती है, उस पर हावी होने वाला, अपना प्रभुत्व स्थापित करने वाले पति, पत्नी, पिता, दोस्त, मंगेतर, मालिक, कोई भी हो सकता है। तो ये शक्तिशाली दबाव, रुकावट क्या हो सकती है? कोई बीमारी के रूप में जो किसी भी तरह के उपचार से सही नहीं हो रही, वो इससे ज्यादा शक्तिशाली होगी रोगी से, या उस पर हावी होने वाला कोई भी वैसे कोई प्रभुत्व स्थापित करने वाला पति है कोई उसका, या उसकी अपनी पत्नी हो सकती है, उसका दोस्त हो सकता है, उसका पिता हो सकता है, कोई भी, उसका बॉस हो सकता है, कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति जो उसके ऊपर हावी हो सकता है, उसका यह आधिपत्य स्वीकार नहीं करता है, बल्कि फिर भी ये खुल के जीता है। मतलब एक उसके अंदर दबी हुई पर्सनैलिटी नहीं होती है। जब ये बल, दबाव, रुकावट उस पर हावी होने लगते हैं, यानी दूसरी शक्तियां उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रही होती हैं, उसकी एक्टिविटी को रोकने की कोशिश कर रही होती हैं, तब वह उनसे निकलना, उनसे उभरने और निकलने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है कि इस लड़ाई में वह धीरे धीरे टूटने लगता है। अब सामने वाला शक्ति है तो इसको ज्यादा शक्ति लगानी पड़ रही है, तो इस तरह ये झगड़ा करते समय, लड़ते समय, यानी संघर्ष करते समय अंदर ही अंदर टूटने लगता है। और अन्य सभी रूब्रिक एलिमिना की, तो अभी जो मैंने बताया कि वो कैसे एक पावरफुल है, समझता है अपने को, और कैसे महान शक्तिशाली चीजें उसके सामने आके खड़ी हो जाती हैं जो उसको डोमिनेट करने का प्रयास कर रही हैं, पर वो उनका लगातार विरोध कर रहा है, उनसे संघर्ष कर रहा है। तो इस तरह जो ये संघर्ष करते करते वो धीरे धीरे उसकी शक्ति टूटती है, फिर आखिर में जाके तो डिस्करेज हो जाता है, हार ही मान लेता है। तो इस तरह से एक यात्रा इसकी चलती है। तो अब देख सकते हैं कि उसकी बीमारी किस तरह शुरू हुई। उसकी बीमारी रोग के कारण निम्नलिखित है, यानी एलिमिना एक शक्तिशाली से कैसे एक दबा कुचला बीमार व्यक्ति बन जाता है, उसके रूब्रिक भी रिपर्टरी में दिए गए हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, वेक्सेशन विद एंग्जाइटी, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, साइलेंट ग्रीफ विद, एलिमेंट फ्रॉम अब्यूज्ड आफ्टर बीइंग, एलिमेंट्स बैड न्यूज फ्रॉम, ailments from disappointments, ailments from humiliation, ailment from mortification, ailment from rejection, ailment from scorned, being scorned, ailment from sexual excesses। यानी ये सारी शक्तियां जो भी रूब्रिक बताए हैं मैंने 10, ये सब वो हैं जो दूसरे के ऊपर हावी होने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। तो जब इस किस्म की उसके ऊपर हावी होने वाली शक्तियां उसके सामने